हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास का टॉपिक है जो कि है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो चैप्टर है उसका फर्स्ट बेसिक जो टॉपिक है सेल। बिकॉज जब हम 10th क्लास में होते हैं या 9th क्लास में होते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बेसिक में ये जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। लेकिन 11th क्लास में जो टॉपिक रहता है ये चैप्टर होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से थोड़ा डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, लाइक जब हम अपना बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं और फर्दर रिसर्च में जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी हायर क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते जाते हैं। तो जो 11th क्लास में है वो भी बहुत ही अच्छा खासा डिटेल में है, जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, मास्टर्स के लिए भी। इवन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं उससे क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिक से लेके हायर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे हम डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। सो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि फंडामेंटल जो है वर्ड उसका एक मतलब होता है बेसिक। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो एक बहुत ही बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखेंगे हम आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तब देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट क्यों होती है लाइफ की। तो ये इसलिए होती है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए या फिर प्लांट्स हैं, ये क्या है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना है। तो जब बहुत सारे सेल्स जो है कलेक्ट होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो है मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि सेल, जब बहुत सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे मिलकर वो क्या बनाते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल जो है वो इसका बेसिक माध्यम है या फिर बेसिक पॉइंट है जिसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि सेल जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। अब हम सेकंड डेफिनेशन जो है उसकी तरफ अगर देखें, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या है कि सेल जो होती है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और सेल जो है उसके पास ही बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ये भी ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड डेफिनेशन, अगर हम देखें, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब हम यहाँ से इसको ये समझ सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल अगर की बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल देख रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ब्रिक दिख रही है, ब्रिक की वॉल दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पर ब्रिक की वॉल से बना हुआ एक रूम दिख रहा है, उसके बाद एक पूरा अच्छा सा घर दिख रहा है हमें। तो जब कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंसान अपना घर बनाता है तो उसमें सबसे पहला जो उसका जो बेसिक नीड होती है घर को बनाने के लिए वो क्या होती है, ब्रिक। अब क्या है कि बहुत सारे ब्रिक जो है, और उसमें ब्रिक जो है उसके साथ में मसाला लगाकर, सीमेंट, बारू, बदरपुर, इसको यूज़ करके एक अच्छी सी वॉल जो है उसको क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 बहुत सारे वॉल ब्रिक जो है उनको हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद एक वॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इस तरीके से हम वॉल जो है उनको
अरेंज करते हैं चारों तरफ इस तरीके से और एक रूम बना लेते हैं। और जो हमारा घर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के रूम होते हैं, जैसे कि हमारा मास्टर बेडरूम हो गया, लॉबी हो गया, स्टोर रूम होता है, किचन होता है, और ड्राइंग रूम होता है, बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है। तो जो एक घर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के रूम प्रेजेंट होते हैं, और इन डिफरेंट टाइप के रूम जो हैं उनको हम एक शेप देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, और इस तरीके से एक घर जो है उसको हम फॉर्म करते हैं। तो क्या यहाँ पर जो एक ब्रिक है, ये जो ब्रिक है ये क्या है, ये इस घर को बनाने की एक ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर इस तरीके से हम एक घर को फॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से सेल क्या होती है यहाँ पर हम देखें कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। अब कैसे है कि एक जो सेल होती है इसके अंदर, ये मान लो सेल जो है ये घर की तरह काम कर रही है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो मेन स्ट्रक्चर होता है, इसके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए। तो इस तरीके से ये जो सेल है वो एक घर की तरह काम कर रही है। न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये जो है घर के डिफरेंट रूम जो होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। और उसके बाद इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड कंटेंट जो प्रेजेंट होता है, वो क्या है, वो जो जैसे हम अपना घर बनाते हैं उसमें सीमेंट, बारू, बदरपुर, पानी जो काम करता है ब्रिक्स को अरेंज करने में, उसी तरीके से ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो इन सारे सेल ऑर्गेनेलीज को मेंटेन करके रखता है, और डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम साइटोप्लाज्म करता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, जब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की। तो इस तरीके से हमने 3 डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन देखी सेल के बारे में। अगर यदि इन तीनों को एक तरीके से हम मर्ज करके एक डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनता है, दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, या फिर प्लांट्स हो गए डिफरेंट टाइप के, या फिर वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब लिविंग थिंग्स में यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है। अब यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं उनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उन सारे के सारे सेल्स जो है उनका अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है। बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है, हमारा सेल होता है। बिकॉज सेल जो है वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वही सेल जो है वो कलेक्ट होकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम जो है बनाकर पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने 3-4 डेफिनेशन देखी, जो कि सारी ही डेफिनेशन जो है करेक्ट हैं और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल रख रही है, फंक्शन रख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम एक लाइव सेल जो है उसको डिस्कवर किया था। तो ये जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु सॉ या डिस्कवर लाइव सेल, तो उसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वैन लीeuwenhoek। उसके बाद नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन नाम है इनका, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हमें नाम याद रखने बहुत अच्छे से, बिकॉज कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट ब्राउन को पूछ लिया जाता है, और लाइव सेल की डिस्कवरी के लिए एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो है उनको
पूछ लिया जाता है। सो इस तरीके से ये तो था सेल की डेफिनेशन, और किसने लाइफ सेल जो है उसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद अब हम मूव करते हैं, इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के नाम से। तो ये देखते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में कि इसमें क्या कहा। इन 1838 मीन्स 1838 की बात है, जब एक साइंटिस्ट थे माल्थियस शेल्डन जो है ये इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट सेल, मीन्स इन्होंने प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी की। सो ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। इन्होंने बताया था 1838 में कि जो प्लांट होता है, मीन्स एक प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना है, और वो जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू को फॉर्म करती हैं। उसके बाद एक और लगभग सेम टाइम में 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, थियोडोर श्वान। इन्होंने स्टडी की एनिमल सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि शील्डन जो थे उन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था, और श्वान जो थे उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। तो श्वान जो थे उन्होंने स्टडी की डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया, और इन्होंने ये बताया कि जो सेल होती है उसकी एक आउटर थिन लेयर होती है, मीन्स इस तरीके से ये एक आउटर थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में, बट अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सेल जो है उसकी एक आउटर कवरिंग है जिस थिन होती है जो कि, और उसको नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने बताया? श्वान जो थे उन्होंने बताया। उसके बाद शील्डन एंड श्वान जो है इन्होंने साथ में मिलकर सेल थ्योरी जो है उसका फॉर्म्युलेट किया, मीन्स सेल थ्योरी जो है उसको दिया। तो इससे सेल थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है कि हु गेव द सेल थ्योरी, तो उसमें शील्डन एंड स्वान करके एक ऑप्शन दिया रहता है जो कि करेक्ट ऑप्शन होता है। तो शील्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। लेकिन ये जो सेल थ्योरी दी इन्होंने, इनकी सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सो दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रही हैं उस चीज़ को इनकी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मीन्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो उसके बाद 1885 में 1885 में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं एंड न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। मीन्स कि जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसी से न्यू सेल जो है वो अराइज होती है। अब वो कैसे अराइज होती है कि ये एक सेल थी, ये सेल जो है वो डिवाइड होगी दो सेल में, दो सेल फिर क्या है अगेन डिवाइड होंगी, फिर ये सेल अगेन डिवाइड होगी। तो इस तरीके से एक सेल जो है वो डिवाइड होती जाती है। तो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा रुडोल्फ विर्चो जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसको हम ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। आज के टाइम में जो सेल थ्योरी है उसको हम किस तरीके से जानते हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल का जो प्रोडक्ट होता है उससे मिलकर बने होते हैं, और जो नई सेल है या फिर जितनी भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से ही अराइज होती है। सो सेल थ्योरी के बारे में ये इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी कि शील्डन एंड श्वान जो है उसने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इनकी सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो इसको किसने दिया, न्यू सेल्स जो है
कैसे फॉर्म हो रही है इसको बताया था रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में, कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उसी से होता है। सो ये तो था सेल थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें कि सेल जो है उसका एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एक सेल है और इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। एक लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो ये जो थिन लेयर होती है जो कि श्वान ने बताया था कि आउटर कवरिंग थिन लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो कवरिंग होती है इस तरीके से, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है कि ये सेल हो गई। ये जो सेल है इसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है इसके अंदर में कुछ इस तरीके से लिक्विड कंटेंट पाया जाता है। लिक्विड कंटेंट जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल के नाम से जानते हैं। तो इसको हमने, ये जो लिक्विड कंटेंट है पूरे सेल में इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद इस तरीके से कोई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सेल है उसमें, यहाँ पर हम बनाते जाते हैं साथ की साथ कि ये जो सेल है यहाँ पर एक थिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन तीन नामों से इसको हम जानते हैं। उसके बाद इस तरीके से एक शू शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जूते की शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो शू शेप का स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम जब यूकैरियोट्स का टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो उसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज के, ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसमें अपना, इसमें अगर हम देखें इस तरीके से यहाँ पर, तो जो न्यूक्लियस वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर पोर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसकी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इसमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक इस तरीके से राउंड शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये सारा मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसी से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम ER के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम शॉर्ट में RER के नाम से जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम शॉर्ट में SER के नाम से भी जानते हैं। रफ कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर कुछ इस तरीके से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है
प्रेजेंट होने की वजह से उसको एक रफ अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी आउटर सरफेस पर इस तरीके का राइबोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। सो दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद इस तरीके से एक वैक्यूल जो होता है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक इस तरीके से लाइसोसोम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो साइटोसोल होता है उसमें फ्रीली राइबोसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये तो एक जनरल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है सेल का, लेकिन इसमें हम कुछ अलग अलग, जैसे कि ये प्लास्टिड है, ये सेंट्रियोल है। तो अगर यदि हम बात करें एनिमल सेल की, अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, लेकिन प्लास्टिड जो है वो नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो ये तो एक जनरल सेल थी, तो उसमें हमने प्लास्टिड भी देख लिया, सेंट्रियोल भी देख लिया, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जा रहा होगा, सेंट्रियोल पाया जाएगा। बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एज इट इज़ पाए जाएंगे, और वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में स्मॉल साइज का होता है, प्लांट सेल जो है उसमें लार्ज साइज का होता है, बट प्रेजेंट दोनों में होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल को देखेंगे स्पेसिफिकली तो उसमें सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होगा, और ये जो वैक्यूल होगा वो लार्ज साइज का प्रेजेंट होगा। सो ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। लेकिन अगर एक हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये था एक ओवरव्यू सेल के बारे में। अब आगे का जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप से, पहले हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स पे मूव करेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें बहुत बेसिक से हायर की तरफ स्टार्ट करते मूव करते जाते हैं। जो सेल के कंपोनेंट है उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी हम टॉपिक करते जाएंगे, जैसे कि अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद प्रीवियस ईयर जो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस पूछा जाता है। तो जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे मैं क्वेश्चंस देखूंगी कि ये वाला जो टॉपिक है उससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, और उसको साथ ही साथ मैं सॉल्व भी कराती जाऊंगी क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है उसके फॉर्म में। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा बेसिक से लेकर हायर की तरफ में, बिकॉज जो लोअर क्लासेस हैं 9th 10th उसमें हम बहुत ज़्यादा बेसिक में पढ़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन तक भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। आई होप कि ये वाला वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।